a very handsome, very nice looking, very articulate and very committed man from the Maharashtra Navnirman Sena, Mr. Ketan Naik, right now with us. Ketan Naik साहब नमस्कार। सर नमस्कार, नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि की आपको भी शुभकामनाएं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय माता दी सर, जय माता दी। जय माता दी। केतन नायक साहब ये बताएं, आदरणीय सम्माननीय राज ठाकरे जी की मीटिंग हुई, भूसे साहब के साथ भी हुई, अलग अलग लोगों के साथ भी हुई, तो उसका आगे नतीजा क्या निकलने वाला है, या आपको लगता है कि कोई नतीजा निकलेगा? उसके बारे में ज़रा दर्शकों को थोड़ा स्पष्ट करें केतन नायक साहब। सर, महाराष्ट्र की जनता के लिए जिस भी मुद्दे को राज साहब छूते हैं उसमें नतीजा तो जरूर निकलता है। कम ज्यादा का बात हो सकती है लेकिन नतीजा पक्का निकलता है। इस भी विषय को दोबारा राज साहब की तरफ से अगर छुआ गया है कि टोल के मुद्दे को आगे लाया गया है तो 100% कुछ लोगों को और महाराष्ट्र की जनता को उसमें रिलीफ तो मिलेगा। आपने देखा होगा कि आज ही जैसे उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था, उसके जितने भी पॉइंटर्स निकले थे उसके मुताबिक आज ही कुछ टोल नाकों पे हम लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से सीसीटीवी भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से तो इससे पहले ही सीसीटीवी लग चुके थे, लेकिन हमारे सीसीटीवी आज से इंस्टॉल होना शुरू हो चुके हैं। और एक बार ये सीसीटीवी पूरी तरह से लग जाए उसके बाद में रियल टाइम उसका काउंटिंग हमारी तरफ से शुरू होगा और फिर हम पूरा डेटा सरकार के सामने और जनता के सामने रखेंगे कि किस तरह से गाड़ियों के नंबर में वृद्धि हुई है और किस तरह से टोल की जो कलेक्शन है वो भी सालों साल बढ़ी हुई है। एक एवरेज इस पूरे काउंटिंग से अपने को हमें मिलेगा और उस एवरेज के माध्यम से सरकार को इस मुद्दे पे निर्णय लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यही हमारी कोशिश है और ये आने वाले दिनों में आपको पता चली जाएगा कि टोल के मुद्दे को किस तरह से हम लोग रिजॉल्व केतन नायक जी, बट इज द ऑलरेडी सरकार ने क्या इंप्लीमेंट किया? बिकॉज कल ही मैं ठाणे टोल नाका से जा रहा था, मुलुंड ठाणे, और आई डोंट थिंक दे चार्ज, बिकॉज हम तो इसी निकल गए वहां से और आते वक्त भी कोई टोल यानी ऐसे नहीं था कि स्कैन करके लेना, ये नहीं, आई डिडंट सी दैट। तो हैज इट बीन इंप्लीमेंटेड? बिकॉज हमने शायद टोल नहीं भरा फॉर प्राइवेट कार्स। फॉर प्राइवेट कार्स जो आपका आंदोलन था, राज साहब ने जो लीड किया था आंदोलन, क्या वो ऑलरेडी यशस्वी हो गया? बिकॉज टोल हमने देखा नहीं हम लोग से लेते हुए। इज इट इम्प्लीमेंटेड? सर, इसमें येलो लाइन का मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर टोल नाके पे ट्रैफिक हो जाती है और ट्रैफिक की जो लंबी लंबी लाइनें होती है वो अगर येलो लाइन क्रॉस करके जाएगी तो ये मुद्दा तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है कि अगर ट्रैफिक है तो आपको गाड़ियों को क्लियर करना ही पड़ेगा, फिर उसमें गाड़ियों को रोक के टोल वसूली आप कर नहीं सकते। तो वो तो इम्प्लीमेंट हो ही चुका है। काफी सारे हमारे जो दहीसर का भी एंट्री पॉइंट है वहां पे भी छोटी गाड़ियों से टोल लिया नहीं जा रहा है। अब इसको सरकार का इम्प्लीमेंटेशन कह लीजिए या मनसे की राज साहब की ताकत कह लीजिए, लेकिन लोगों से टोल लेना बंद तो हुआ इन एंट्री पॉइंट्स पे, ये तो सच बात है। लेकिन जो इसका कॉन्क्रीट निर्णय निकलना है, जो जिन भी मुद्दों पे हम लोग की तरफ से बात की गई थी, उन मुद्दों का फाइनल जो वर्डिक्ट आएगा वो तो इन 15 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद ही आपको देखने मिलेगा, जिसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इन चीजों का ऑफिशियली हो जाएगा। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इसमें क्या हमने देखा कि राज साहब ने उस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बोला कि आपको वो एम्बुलेंस होना चाहिए, आपको वो एक रेस्ट रूम होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स दैट यू हाईलाइटेड was talked about, and exactly ये चीज तो किसी को मालूम ही नहीं था। ये तो आप लोग हाईलाइट कर रहे थे कि भाई टोल तो ले रहे हो, फैसिलिटीज कहाँ दे रहे हो, रेस्ट रूम कहाँ पर है, खाना, मीन ऑल दीज टाइम्स दिस इज नॉट हैपनिंग। हम लोनावाला जा रहे हो तो हम लोग वो मॉल में जाके, मॉल किसी और का था, सरकार को तो था नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स जो 1 2 3 4 आपने हाईलाइट किया कि ये टोल टैक्स के साथ ये फैसिलिटीज देना सरकार को जरूरी है। अभी टेम्पररी चीज लाके रखना शुरू कर दिया है सरकार ने, टेम्पररी। तो ये जबरदस्त हाईलाइट किया और ये सक्सेस है आपका जो कैंपेन चला आप लोगों का। केतन नाइक जी, फिर भी आप एक बार दोहरा देंगे जो फैसिलिटीज लोगों को मिलना चाहिए था? तो इट वाज फैंटास्टिक बिकॉज़ लास्ट टाइम यू टोल्ड अबाउट दोस फैसिलिटीज। जी सर, देखिए, टोल नाका जब भी खड़ा आप कर रहे हो तो टोल नाके के साथ में जो सुविधा है, जैसे आपको वहां पे एम्बुलेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टोल नाके का एक और भी उसमें सर एक एग्रीमेंट में कहा जाती है बात की 60 किलोमीटर के बीच में कोई और टोल नाका नहीं होना चाहिए। तो अगर ये एम्बुलेंस एक टोल नाके पे अगर खड़ी हो जाती है 24 घंटे के लिए, तो उस 60 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी अगर घटना होती है तो वो एम्बुलेंस उसको रिस्पॉन्ड कर पाएगी। ये इसका अंतर्भाव पहले से टोल के एग्रीमेंट्स में किया गया था, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। दूसरी बात आती है सर रेस्ट रूम्स की।
जैसे पर्सनल गाड़ी से ट्रैवल करने वाले लोग हैं, वैसे किसी रेंटेड कार से या कोई शेयरिंग में ट्रैवल करने वाले भी लोग होते हैं, महिलाएं होती है, तो उनके लिए रेस्ट रूम की सुविधा, साफ सुथरे रेस्ट रूम की सुविधा, ये इसका अंतर्भाव भी उन टोल के एग्रीमेंट्स में किया गया था, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली किया नहीं जाता था। तो वो भी पिछले बार के टोल आंदोलन में भी हमने वो बात कही थी, तब भी ये सब शुरू हो गया था। लेकिन अब इसको कॉन्क्रीट तरीके से वापस गवर्नमेंट के चार्टर में इसको लाया जाएगा कि क्लीन वॉशरूम भी वहां पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे। और हमारे राज साहब के तरफ से, मतलब हमारी पार्टी की तरफ से, इन सारे टोल नाकों पे 10-10 टॉयलेट बूथ भी वहां पे लगने वाले, जो परमानेंट स्ट्रक्चर के ना होंगे, जो अलग तरीके के होते हैं, लेकिन उसमें भी क्लीनलीनेस के साथ लोगों को वॉशरूम की सुविधा वहां पे उपलब्ध करा के दी जाएगी। तो सर, इसमें जनता की भलाई के लिए हमारा पार्टी का आंदोलन तो है ही, उसके अलावा हम लोग हमारे खुद के खर्चे से जनता के भलाई के लिए भी वहां पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, और इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन आपको कुछ ही दिनों में देखने मिलेगा। लेकिन केतन नाइक जी, ये तो राज साहब का बहुत पहले से, राज ठाकरे जी का मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, राज ठाकरे जी का शुरू से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उन्होंने शुरू से आज तक ये कहा है कि हम लोग महिलाओं के लिए क्लीन टॉयलेट्स क्यों प्रोवाइड नहीं करते हैं, महिलाओं को हम भूल कैसे जाते हैं। मतलब लेडीज नीड अ प्रॉपर एनवायरनमेंट, व्हाई कांट वी डू दैट। तो आई होप दैट इज बीइंग डिस्कस्ड नाउ। केतन नाइक साहब, अभी वो उस पर डिस्कशन हो रहा है क्या? जी सर, मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी की एक सीनियर नेता है जिनका नाम है शालिनीताई ठाकरे, आप तो उनको जानते ही है। जी जी, जानते उनकी हैं। तरफ से भी कुछ सालों पहले ऐसे टॉयलेट बूथ का वितरण का प्रोग्राम हाथ में लिया गया था, और मुंबई के बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियां जहाँ पे टॉयलेट की सुविधाएं उतनी होती नहीं है, वहां पे हमारी तरफ से वो बायो टॉयलेट्स वहां पे लगाए गए थे, जिसमें महिलाओं को सुविधा उपलब्ध करने का हमारा हेतु था। तो ये मुद्दा तो पार्टी की तरफ से हमेशा से लिया जाता है, लिया गया है। लेकिन सर, इन मुद्दों को अच्छे तरीके से और बड़े पैमाने पे करने के लिए आपके हाथ में कुछ सत्ता होना बहुत जरूरी होता है। जैसे फिर वो महानगर पालिका की सत्ता क्यों ना हो या स्टेट की सत्ता क्यों ना हो, जब ये पूरी यंत्रणा आपके हाथ में होती है, ये पूरी सिस्टम आपके हाथ में होती है, तब आप ऐसे अच्छे मुद्दों को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इसी की प्रतीक्षा में अभी हमारी पार्टी और हमारा सारा कैडर है कि जनता बदलाव करेगी और फिर ये सारे बदलाव पे हमें काम करने मिलेगा। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जी। केतन नाइक जी, रत्नागिरी और इस तरफ में आज देखने को मिला कि आपका जो एजिटेशन है कि ढंग से कुछ हो नहीं रहा है। वो मुंबई गोवा हाईवे पे जो फ्लाईओवर्स बन रहे थे, शायद उसमें क्रैक्स आने लगे और मोस्ट ऑफ देम वर डिस्टर्ब। तो राज साहब ने शायद स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ ऑल फ्लाईओवर्स के बाद कर दिया है। यू राज साहब, मनसे के हर नेता इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि एक तो मुंबई गोवा हाईवे पे रोड में खड्डे हैं, और जो फ्लाईओवर बन रहे हैं वो भी खराब है, उसका भी कुछ क्वालिटी नहीं हो रहा है। तो यू हैव डिमांडेड अ स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ ऑल फ्लाईओवर्स। केतन नाइक जी सर, बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। चिपळूण हाईवे, जो मतलब ये मुंबई गोवा हाईवे पे जो चिपळूण करके जो एरिया आता है, वहां पे जिस ब्रिज का काम चल रहा था, उस ब्रिज के काम चलते वक्त अभी ऊपर का जो उसका 2 स्लैब्स वो पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। मतलब सिर्फ क्रैक की बात नहीं रही, तो पूरा ब्रिज का पार्ट कोलैप्स हुआ है, और उसमें कुछ गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कुछ को क्षति भी पहुंची है। तो ये सारी बातें ही हमारी तरफ से इतने समय से कही जा रही थी, हम लोग ये सारे मुद्दे को ही सामने ला रहे थे। हमारे मंत्री साहब उसमें कह रहे थे कि हम सब कर देंगे, एक लाइन चालू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके अलावा मतलब उसके आगे बढ़ के यहाँ पे ऐसी क्षतियां भी हो रही है। तो ये इन्हीं मुद्दों के ऊपर सर, मुझे लगता है कल पार्टी की एक बहुत बड़ी मीटिंग भी है मुंबई में, और उसमें कोकण के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है, मुंबई के पदाधिकारी भी उसमें शामिल होने वाले, और हमें प्रतीक्षा है कि राज्यसभा में क्या आदेश देंगे, जो भी आदेश आएगा उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत तगड़े तरीके से हमारी तरफ से होगा। और दूसरी चीज है, इस मुद्दे से जरा थोड़ा सा आगे जाते हैं, जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो तो अब ज्यादा बढ़ गई है केतन नाइक साहब। आई नो दैट्स अ सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू योर हार्ट। जैसे बीईएसटी में ऑन कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, बाकी हर जगह पर भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बहुत ज्यादा अपॉइंट हो रही है। आज तो शरद पवार जी ने भी कह दिया कि ये हो क्या रहा है, हर जगह पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट कर रहे हैं, यहां तक कि पुलिस में भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है केतन नाइक साहब, क्या कर रहे हैं लोग? सर, इसमें से कुछ मतलब जो निर्णय थे वो तो सर वो महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी उस समय लिए गए थे, और मुझे लगता है उन्हीं को आगे लेके जाने का काम अभी की गवर्नमेंट कर रही है। अभी कॉन्ट्रैक्ट वाली बात से मुझे याद आ गया सर, आपको मैं अपडेट करा दूं कि बीएसटी के कुछ दिनों पहले हम लोग जनरल मैनेजर के पास, उन्होंने हमें मिलने का मौका नहीं दिया, तो हम गए थे वहां पे, और हमने वहां पे उनके कैबिन के बाहर नीचे बैठ के धरना दे दिया। फिर वो हमें कुछ समय के लिए मिले, और फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि
जो लोग वापस एक कुछ सर बीएसटी में कुछ कैजुअल वर्कर्स है जी जिनके जो पूर्वज मतलब जिनके जो बाप दादा जो उनके थे वो बीएसटी को 60 साल की सर्विस दे चुके हैं। उनके बच्चों को यहाँ पे कैजुअल लेबर के दर्जे में काम कराया जा रहा है, उनको भी आज तक बीएसटी ने परमानेंट नहीं कराया। तो इस मुद्दे को लेके उन्होंने बीएसटी प्रशासन को 15 तारीख से अनशन पे बैठने का पत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग 15 तारीख से अनशन पे बैठेंगे, हमारी मांगे सुन लो। तो बीएसटी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हमारे जाने के बाद में उन्होंने उनकी मांगे सुनी, चर्चा हुई, लेकिन चर्चा से कुछ भी निष्पन्न नहीं हुआ। और आज सुबह से सर वो सारे लोग आजाद मैदान में अनशन के लिए बैठ चुके हैं। हमारी पार्टी की जो पूरी टीम है वो वहां पे जाके उनको आज मिलके भी आई है। लेकिन अभी देखते हैं सर इसमें आगे कैसे चलेगा। लेकिन बीएसटी की हालत दिन ब दिन और ज्यादा खराब होते जा रही है सर। बीएसटी के बसेस के पीछे भी अब मुंबई कर जनता लटक के, मतलब जैसे लोकल ट्रेन में लटक के प्रवास किया जाता था, उसी तरह से सफर अभी बीएसटी के साथ में भी होने लगा है। मतलब लोगों की डिमांड है कि हमें बीएसटी की संख्या बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा बसेस लाओ, लेकिन बीएसटी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह असक्षम रही है और बीएमसी के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उंगली दिखा के वो अपने काम से दूर हट रही है। आदित्य ठाकरे जी वही हाईलाइट कर रहे थे बार बार, ये रोड का समस्या है, डबल ट्रैक टोल्स आप ले रहे हो, रोड आप आरटीओ में हम लोग टैक्स भर रहे हैं, फिर टोल क्यों लेते हो। आदित्य ठाकरे टॉक्ड अबाउट इट। आदित्य ठाकरे फिर आगे जाके जो एनवायरमेंट आपके इशू है उस चीज से भी बोलने लगे कि आई एम टोटली अपोज टू जिस प्रकार से मेट्रो कार शेड का डबल खर्चा यानी करीबन हजारों करोड़ एक्सेस खर्चा हो रहा है, जब मेरे प्लान के हिसाब से आप उसको दोनों को मिला के सरकार का हजारों करोड़ बचा सकते हैं। फिर 6000 करोड़ जो रोड स्कैम के बारे में बोले कि एक्सेस पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर सब मिलके एक सिंडिकेट बना के लूटपाट चल रहे हैं, मुख्यमंत्री इसमें टोटली इन्वॉल्व है, करप्ट है। तो हाउ डू यू सी दिस? आदित्य ठाकरे बार बार इस चीज को हाईलाइट करना कि सरकार इज नॉट राइट, रोड्स खराब है, रोड्स में टोटल करप्शन हो रहा है, फिर एनवायरमेंट इशू। तो इस चीज को इज इट पॉलिटिकल प्लॉय, कैसे देखते हो केतन नाइक जी इसको? सर ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड बातें इनकी तरफ से की जा रही है। इनके हाथ में मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पिछले 30-35 सालों से है। जो ये अगर सिंडिकेट हो रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्टर इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि वो सिंडिकेट करके बीएमसी का जो हमारे टैक्स पेयर की मनी जो होती है उसको अगर लूटने का काम कर रहे हैं, तो जब इनके पास सत्ता थी मुंबई महानगर पालिका की, इनके पास सत्ता थी स्टेट गवर्नमेंट की, इन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को लाइन पे क्यों नहीं खड़ा किया इन्होंने? तो जिन लोगों ने इन कॉन्ट्रैक्टर्स को इतने यहाँ तक आने की हिम्मत दी, उन्हीं की तरफ से अब ऐसे स्टेटमेंट आना कंप्लीटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इनके तरफ से सर इन घोटालों का जो जिक्र किया जा रहा है, कभी अगर इनके कालावधि, इनके सत्ता काल के कालावधि के अगर आंकड़े सामने आए, जिसकी कैग की मेरे ख्याल से इंक्वायरी भी होने जा रही है, तो वो आंकड़े जब सामने आएंगे तो ये क्या बोलेंगे सर? इनके पास बोलने के लिए कुछ बचेगा भी कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो तो आप कि भाई 30 साल से आप सत्ता में रहे, आपने क्या किया, सिंपल बात है। और ये सारे के सारे जो भी मुद्दे हैं ये तो पुराने मुद्दे हैं ना, कोई नया मुद्दा थोड़ी है, देयर इज नथिंग न्यू हियर। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, मुझे ज़रा शक पैदा हो रहा है, केतन नाइक साहब इस पे ज़रा गौर फरमाइए, क्योंकि ये उड़ती हुई बात सुनाई दी है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कोई ऑफिशियल सोर्स से या कहीं से ये नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बीएसटी में इन्वॉल्व हैं, बीएसटी यूनियंस वगैरह में इन्वॉल्व हैं। अब ये खबर आ रही है कि बीएसटी का जो ट्रांसपोर्ट विंग है, जो बसेस हैं, अब शायद वो बीएसटी के हाथ से ही निकाल दिया जाएगा, उसका एक और स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा एंड इट विल बी टोटली आउटसोर्स्ड। वो बिल्कुल आउटसोर्स्ड होगा और उसमें जो बीएसटी मैनेजमेंट है उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या ये बात सही है? सर इस बात की पुष्टि तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर बीएसटी प्रशासन के हाथ से ये पूरी निकाल के अगर किसी समझो टीसीएस जैसी कंपनी को दे दो या कोई और टेक कंपनी को आप अगर दे दोगे, तो बीएसटी का अभी का जो स्टाफ है, जो इतनी बड़ी मात्रा में स्टाफ है, उसकी सैलरी कौन करने वाला है और उन्हें काम कौन सा मिलने वाला है? सर एवरीबॉडी विल गेट वीआरएस, उन सबको वीआरएस देने का प्लान है, आप जाइए। सर इनके पास ग्रेजुएटी देने के पैसे नहीं है। दुरुस्त बात है, लेकिन प्लान ये चल रही है कि बीएसटी को वाइंड अप कर दिया जाए, सुनने में ये आया है, कॉस्ट कटिंग मेजर्स को मुझे लगता है अगर ऐसी कोई भी चीज होने जाने वाली अगर होगी तो इसका विरोध सारे यूनियंस और सारे मुंबईकर करेंगे, क्योंकि बीएसटी का नाता सिर्फ मतलब कमर्शियल नाता नहीं है,
बीएसटी का मुंबई के साथ में जो नाता है बहुत गहरा है, बहुत पुराना है, बहुत अटूट नाता है। ऐसे में अगर इस बीएसटी का पूरी मैनेजमेंट को अगर आप शिफ्ट करने वाले रहोगे तो उसके बहुत गंभीर परिणाम मुंबई करों के यातायात पे, उनके जीवन पद्धति पे होने वाले। तो इस निर्णय को मुझे लगता नहीं इतने आसानी से लिया जाएगा, और अगर ऐसी कोई भी बात होने जा रही होगी तो हम उसकी और जानकारी लेके सन्मान्य राज साहब के सामने पूरे मसले को हम उनके सामने जरूर रखेंगे। केतन नाइक जी, एक और चीज़ है, पिछली बार काफ़ी दिन हो गए आपने ये कहा था, जिस दिन, बाय द वे मैं आपको वो तारीख भी आपको याद होगी, प्रदीप जी शायद आपको याद हो, बिल्कुल जिस दिन वो डबल डेकर बस आखिरी सफ़र जिसने किया, हमारी जो लाल डबल डेकर बस जो थी वेस्ट की, तब आपने कहा था कि भाई इनको तो आपने रिटायर कर दिया, इनकी जगह पर आप और बसेस नहीं लेकर के आए हैं जी। तो अब क्या वो नई बसेस आ गई हैं या वो अभी भी इन ट्रांजिट हैं जहां से आने वाली हैं? सर, हमारे आंदोलन के बाद जी। मुझे लगता है 2 हफ्ते के अंदर बीएसटी ने जो वो आणिक डेपो जहाँ पे कुछ बसेस खड़ी थी, उन बसेस, ये जो हम स्क्रीन पे अभी दिखा रहे हैं, ये बसेस कार्यान्वित हो गई। इन बसेस की ऑर्डर उनको शायद मिल गई है, और मुझे परसों के दिन ही जानकारी आई कि इन बसों को बाहर निकाल दिया उन्होंने। लेकिन ये जिस कॉन्ट्रैक्टर की बसेस वहां पे थी, उसी कॉन्ट्रैक्टर को और भी कुछ बसेस प्रोवाइड करनी है, और उसकी सब्सिडी बीएसटी को रिलीज करनी है उसको, क्योंकि इन सारे बसों पे सर सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी मिलती है। तो जब तक वो सब्सिडी रिलीज नहीं होती तब तक वो नई ऑर्डर की बसें ला नहीं पाता है। ये उसका भी टेक्निकल मुद्दा है, ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला। तो ये सब्सिडी जब बीएसटी रिलीज करेगी तभी इन बसेस को कार्यान्वित किया जा सकेगा, जो और कुछ संख्या पेंडिंग उन्होंने जो डिलीवरी करनी बाकी है। तो मुझे लगता है सर हमारी आने वाले फ्राइडे में बीएसटी के जनरल मैनेजर के साथ में बैठक है, तब हम इन सारे मुद्दों को उनके सामने रखेंगे और कैसे ये सारी बसेस जल्दी से जल्दी आए। लेकिन केतन नाइक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे ये बात करना चाहता हूँ, BST was one of the most efficiently run organizations 30 years ago. जी 30 साल पहले, 27 साल पहले, 28 साल पहले, 25 साल पहले भी BST की एग्जाम्पल दी जाती थी दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, कैलकाटा में, कि देखो बॉम्बे की BST कैसे चलती है। उस वक्त बॉम्बे था, अब मुंबई हो गया, कि किस प्रकार चलती है ज़रा देखा जाए। सर, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, अगर ये सब आप ही को करना पड़ रहा है, आप ही को उनको रिमाइंड करना पड़ रहा है कि यार तुमने बसेस बंद कर दी हैं, नई बसेस आई नहीं है, लोग क्या करेंगे, इस फला रूट के ऊपर लोगों के पास बसेस नहीं है, लोग, ये जो आपने इमेज दी ना कि लोग जो हैं BST की बसेस पे लटक कर जा रहे हैं, ये इमेज दिल्ली की है। दिल्ली की DTC बसेस में ऐसे जाया करते थे, मुंबई में कभी ऐसे नहीं होता था। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। अभी आपको आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है सर। ये जो इमेज आपने बताई ना कि BST बस में लोग लटक के जा रहे हैं जी, ये इमेज दिल्ली की है, ये तस्वीर दिल्ली की है, मुंबई में कभी ऐसे नहीं होता था। तो जिस मैनेजमेंट को इसकी भी परवाह नहीं है, तो ये लोग कर क्या रहे हैं, तनख्वाह किस चीज की लेते हैं ये लोग? केतन नाइक जी, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी कुलाबा का जो बेस्ट भवन है वहां पे जाइए। वैसे तो हेरिटेज जगह लगती है, बहुत पुरानी जगह लगती है, लेकिन सर वहां जाने के बाद वहां का जो वातावरण होता है, इन सारे सवालों के जवाब उसी में मिल जाते हैं। कोई भी अधिकारी एनर्जी के साथ में वहां काम नहीं कर रहा होता है, कोई भी फाइल लेके इधर उधर वो लोग चलते रहते हैं। उनका क्या काम है, उनका अपनी जिम्मेदारी क्या है, ये भी उनको पता नहीं होती है। अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इसके उसके ऊपर पास ऑन करने का उनका काम होता है। तो जब इस तरह से मैनेजमेंट काम करता है तब तो सर हाल यही होना है। अब BST की जो गरिमा है, जो इतने सालों का उसका एक रुतबा है, उसको कम करने की वजह अगर कुछ है तो वो ये इन अधिकारियों में ही है। अब सर जैसा नेता आता है वैसे कार्यकर्ता होते हैं, ऐसा कहते हैं ना हम। तो जैसा इनका लीडर बन पड़ा है वैसे ही लोग नीचे काम कर रहे हैं। सर मुझे लगता है पिछले कुछ समय में बेस्ट के जितने भी जनरल मैनेजर्स आए, मेरा तो आरोप है सर उन जनरल मैनेजर्स की तरफ से BST को सौतेली ट्रीटमेंट दी गई। उन्होंने कभी इस BST को अपना प्रोडक्ट समझा ही नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए ऐसा कुछ काम उन्होंने किया ही नहीं। इसी का नतीजा और इसी का भुगतान इन सारी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी, केतन जी, पानी एक बहुत बड़ा आंदोलन था आपका, पूरे मराठवाड़ा, उस चीज आप लोग ने हाईलाइट किया, राज साहब ने भी उठाया कि पानी, किसान डेथ, जो फार्मर सुइसाइड। अभी मराठवाड़ा में अभी बारिश सीजन इज नियरली ओवर, आई मीन इट्स गॉन, द रिट्रीटिंग रेन्स आर फिनिश्ड, बारिश तो है ही नहीं अभी जी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? बिकॉज
प्रधानमंत्री गए बार भी हम लोग चर्चा किया, हर घर नल से जल, हर घर जल, जल जीवन मिशन, जल युग शिविर, ये सब होने के बावजूद भी जैसे राज साहब ने हाईलाइट कर दिया कि हमने मराठवाड़ा और ऐसे एरियाज में पानी आज के तारीख में हर घर छोड़ो, हर गांव में पानी पहुंचा नहीं पा रहा है। नो, वेयर डू द सॉल्यूशन लाई? बिकॉज बारिश मौसम तो चला गया ना, व्हाट अभी यू गॉट टिल मई नेक्स्ट और जून व्हेन द रेन फॉल्स। आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। आप इस चीज को कैसे हाईलाइट करके इसको सॉल्यूशन निकालेंगे? बिकॉज ये आपका कोर इश्यू है, वन ऑफ द कोर इश्यूज। सर, इस मुद्दे पे बहुत ही सीरियस काम पार्टी की तरफ से चल रहा है। मैं अभी उन चीजों को यहाँ पे कोट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि संभाजी नगर में इस पानी के प्रश्न को लेके एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। आपको पता होगा, बीच में ही वहां पे संभाजी नगर में एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उसमें बहुत सारे मेरे ख्याल से 40,000 करोड़ तक की योजनाओं का वहां पे अनाउंसमेंट किया गया कि ये चीजें मिलने वाली है। तो कुछ समय उस चीज को भी सर दिया जाना जरूरी है कि क्या उसमें मिल रहा है, वो भी देखना जरूरी होगा। लेकिन उसका सर दूसरा एंगल आपको दिखेगा लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि वहां के जो खासदार अभी चुन के आए हैं, वहां पे के जो एमपी है, उनकी तरफ से भी दिल्ली में कोई ठोस कदम इस चीज को लेके उठाए नहीं गए। जैसे मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो कुछ प्रश्न पानी से रिलेटेड है, उन कुछ चीजों के अप्रूवल्स और मंजूरियां दिल्ली सरकार से भी आना जरूरी है। तो जब तक वो समन्वय ठीक से बैठेगा नहीं, तब तक वो चीजें हो नहीं पा रही है। हालांकि दोनों जगह पे सेम लोगों की गवर्नमेंट होके भी ये प्रश्न को अब तक प्रलंबित रखा जाना सबसे बड़ी गलत बात है। लेकिन सर, इलेक्शन के बाद इनको पता चल जाएगा कि ये खासदार साहब वहां पे जो बैठे हैं अभी, मेरे ख्याल से इम्तियाज जलील साहब वहां पे बैठे हैं, उनको भी जनता उनका रास्ता दिखा देगी। और ये जो सारी सत्ताधारी पार्टियां जो महाराष्ट्र में रूल कर रही है, वो भी इस प्रश्न को एड्रेस करने में जो फेल हुआ है, उसका भी जवाब जनता वहां देने वाली है। लेकिन ये बताएं केतन नायक जी, और ये इसके ऊपर हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है, केतन नायक साहब के साथ नहीं हुई, एमएनएस के एक दो और प्रवक्ता थे उनके साथ हुई, और सबसे पहले ये चर्चा जो हुई थी राज ठाकरे जी के साथ हुई थी बहुत साल पहले, कि जो इजराइल का ड्रिप एंड ड्रॉप मेथड जो है, वो अगर सॉल्यूशन अप्लाई किया जाए स्पेशली मराठवाड़ा में तो ये पूरी जो मतलब जो ड्राई, जो टोटली जो हमारे पूरे अंडरग्राउंड रिजर्वॉर्स हैं, सारे एक्वाफायर्स हैं जो सारे के सारे ड्राई हो गए हैं, एक बार फिर रिचार्ज हो सकते हैं। द होल प्लेस कैन बिकम रियली ब्यूटीफुल अगेन। क्या उस पर कोई काम हो रहा है? मतलब ये जो 40,000 करोड़ है किस चीज के लिए, कुछ मालूम पड़ा है क्या? व्हाट इज दिस 40,000 करोड़ फॉर? सर, अब ये इरिगेशन को लेके सारी योजनाएं हैं, जैसे जलयुक्त शिवार का उल्लेख सर करते हैं, वो भी उसी के दौरान, उसी के अंदर आने वाली एक योजना है, जहाँ पे जो आपके मतलब आपकी जो जमीन होती है वहाँ पे कट मारे जाते हैं, और उन कटों में पानी भरना उसका हेतु होता है कि वहाँ पे पानी अंदर थोड़ा सा ड्रिप हो और वहाँ पे जमीन की वो सारी फर्टिलिटी और सारी पानी का जो उसका सोर्स होता है वो बढ़े। तो इन सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी होता है सर। योजना तो अनाउंस हो ही जाती है, पूरे दुनिया में इजराइल जैसे देशों में भी करके दिखाई हुई चीजें है, तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज तो है नहीं। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक सरकार की तरफ से सीरियसली नहीं किया जाएगा, तब तक इस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रदीप जी, the most important thing is that Raj Thakre साहब had said that don't destroy the crop cycle of मराठवाड़ा। मराठवाड़ा के जो पारंपरिक क्रॉप्स हैं, आप उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, लोगों को फोर्स मत कीजिए कि गन्ना उगाएं। जी, कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज। सर, हमारी ब्लूप्रिंट में इन सारी चीजों का अंतर्भाव किया गया है। क्रॉप्स कैसे होने चाहिए, उसका साइकिल कैसे होने चाहिए, कौन सी लैंड किस चीज के लिए योग्य है, कौन सी लैंड रेगिस्तान बनने के कगार पे खड़ी है, इन सारी चीजों का उल्लेख सर उसमें किया गया है। राज साहब ने बहुत सारे अपने सभाओं में, अपने इंटरव्यूज में भी इन बातों पे उंगली रखी है। लेकिन सर, सरकार जब सुनने के लिए तैयार ना हो, वो कहते हैं ना सर कि जो सोया है, सोने का नाटक कर रहा है, उसको जगाना मुश्किल होता है। सोया है उसको एक बार जगा देंगे, लेकिन जो नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाए? तो ये वाली बात सर सरकार के साथ में हो रही है, लेकिन उसको जगाने का कुछ फॉर्मूला हमारी तरफ से ढूंढा जा रहा है सर। बहुत जल्दी उस पर भी आपको दिख जाएगा। हो सकता है शायद जगाने की जरूरत ना पड़े, हो सकता है सारे वोट आप ही को पड़ जाएं, तो किसी को जगाने की जरूरत ना पड़े, सोए रहें तो ज्यादा अच्छा है। जी प्रदीप जी, कुछ बोल रहे थे। दादा बुस्से आए थे राज साहब से मिलने के लिए, दादा बुस्से जी, और 2 दिन पहले दादा बुस्से पे आरोप लगा रहा था कि ड्रग पेडलर ललित पाटिल को सपोर्ट किया है। ड्रग पेडलर जो सबसे बड़ा कैच हाल ही में कुछ दिनों में फिर से ये इस साल का सबसे बड़ा कैच मुंबई पुलिस ने किया था। ड्रग करीबन 300 करोड़ का ड्रग नासिक से पकड़ा था। ललित पाटिल जो उस हॉस्पिटल में, ससून हॉस्पिटल में था पुणे,
तो ये पूरा एक एपिसोड चला और दादा बुस्से पे आरोप था कि दादा बुस्से इज सपोर्टिंग। संजय राउत जी ने आरोप लगाया, सुषमा अंधेरी जी ने आरोप लगाया, आई थिंक विनेटिवार ने, नाना पटोले जी बोले कि मैं और बड़ा चीज लेके उजागर करूंगा। तो वही दादा बुस्से जी आए, राज साहब से मिले। तो ये कैसे देखते हो, बचने के लिए आए था कि जो आरोप एक से एक लग रहा था पूरे उन पे, हाउ डू यू सी दिस एंटायर थिंग? सर मैंने अभी अभी आपसे कहा, जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। ये जिनकी तरफ से आरोप हो रहे हैं ना सर, उनके नेता भी तो बीएमसी को लेके इसी प्रकार के आरोप करते हैं, जिसका कोई बेस नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता। जो ये पहले खुद कर चुके होते, उसी के आरोप अभी इनके लोग कर रहे हैं। तो मुझे तो सर इतना पता है कि राज साहब ने तो उस दिन जो इंटरव्यू चल रहा था, उसमें राज साहब ने कहा कि दादा बुस्से एक सज्जन व्यक्ति है, बहुत सालों से वो उनको जानते हैं, बहुत ही एकदम मतलब ग्राउंड से बने हुए कार्यकर्ता है, और आज मंत्री पद पे जाके बैठे। तो मुझे बहुत ज्यादा दादा बुस्से जी के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन सर इन आरोपों को मैं तो राजनीति के तौर पे देख रहा हूँ। जैसे अभी ये And in शिवसेना, any event, जी केदार नायक साहब, and in any event they have not come out with any proof, they have not come out with anything. एब्सोल्युटली सर, सिर्फ मीडिया में आके आरोप करेंगे, उसको क्या क्या है मतलब, ये कोई मतलब नहीं हो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कोई मतलब नहीं। इन एनी इवेंट केदार नायक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और जिस प्रकार आप बेस्ट को लेकर के, बीएसटी को लेकर के, टोल टैक्स को लेकर के जिस प्रकार आप सब लोग अग्रसर हैं और आज की तारीख में सरकार से भी बात कर रहे हैं, आप सबको साधुवाद, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वी वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। आई होप यू कंटिन्यू, आई रियली एंड ट्रूली होप यू कंटिन्यू, बिकॉज आई थिंक महाराष्ट्र नीड्स यू, वेरी फ्रैंकली। धन्यवाद सर। केदार नायक जी, आपको नवरात्रि की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता। बहुत शुभकामनाएं सर। जय माता दी। धन्यवाद। That was nice. I mean, I like these chaps. They have a lot of spirit about them, and They are young, they are energetic, they are hardworking, and they follow Raj Thakre ji absolutely. yes. And they know what he said, what he has not said, what he indicates, उनका सोचना